न जाने कब सूरज पूरब से निकलकर पश्चिम में पहुंच गया। देखते ही देखते आज फिर दिन ढल गया। दोस्तों, मेरा नाम है समीर साहू। कहानियाँ सुनाता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शबनम गुप्ता की लिखी कहानी एक राधा एक रुक्मणी। सुबह ही माँ का फ़ोन आ गया। कुमुद, मैंने तेरे लिए एक रिश्ता पसंद किया है, बता किस दिन उनसे मिलने चल सकती है। नहीं माँ, मुझे नहीं करनी शादी। तुम मेरे लिए लड़के देखना बंद कर दो प्लीज़। 35 की तो हो गई बेटा, तेरी वकालत की प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही है। अब नहीं करेगी तो कब करेगी। जल्दी से बात खत्म करके कुमुद अपने ऑफिस की तरफ चलने लगी। मन में सोच रही थी, माँ भी ना सुबह सुबह मूड खराब कर देती है। ऑफिस में घुसते ही अपना काला कोट उतारकर कुर्सी के पीछे टांगते हुए सामने कुर्सी पर बैठी अपनी क्लाइंट को देख रही थी। सुलोचना नाम था, उम्र 55 के लगभग होगी। वो बोल रही थी, पिछले महीने मेरे पति की मृत्यु हो गई। हम पर एक औरत ने दावा किया है कि उसके मेरे पति के साथ संबंध थे और उनका एक 5 साल का बेटा भी है। अब वो मुझसे पैसे मांग रही है। कुमुद उसकी तरफ गौर से देख रही थी। कुमुद ने पूछा, क्या आपको इस अफेयर के बारे में पता था? नहीं, वो रोज़ घर पर ही रहते थे। उनकी शुरू से ही टूरिंग की जॉब थी। महीने में 20 दिन बाहर ही रहते थे। थोड़ी देर कमरे में चुप्पी छा गई। फिर सुलोचना बोलने लगी, हम कॉलेज से साथ थे। पहले दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त। फिर शादी की। मुझे लगता था कि हम साथी हैं, पर अब लगता है कि जैसे मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती थी। इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी मैं? पर मेरे और बच्चों की तरफ उनके प्यार में कभी कमी भी तो नहीं आई। थोड़ा रुककर सुलोचना बोली, मैं बच्चों को नहीं बताना चाहती। वो भी मेरी तरह जिंदगी भर अपने पिता को धोखेबाज समझेंगे। मैं ये नहीं चाहती। उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं साफ दिख रही थी। कुमुद ने पूछा, आप जानती हैं उसे? क्या नाम है उसका? नहीं, नहीं जानती। नाम प्रतिमा है। उनके ऑफिस में काम करती है। आपके पति की कोई चिट्ठी या कागज़ या विल जिसमें उस औरत का नाम हो? सुलोचना बोली, नहीं, उन्होंने कभी विल नहीं बनाई। कहते कहते उसकी आंखें भर आई। कुमुद को केस समझ आ गया था, पर उसे लड़ेगी कैसे? सुलोचना का पक्ष कैसे समझ आएगा कुमुद को? वो खुद उस प्रतिमा की जगह जो खड़ी थी। बच्चा नहीं था, पर पिछले 5 साल से रवि के साथ उसका भी तो वही संबंध था। हे कृष्ण, ये क्या लीला रच रहे हो आप? राधा को रुक्मणी की वेदना क्यों दिखा रहे हो? कुमुद सुलोचना को बोल रही थी, देखिए केस बिल्कुल साफ है। अगर उसके पास कोई विल नहीं है और लीगल स्टेटस भी नहीं है तो उसका केस काफ़ी कमज़ोर है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पक्ष बहुत मजबूत है। मैं प्रतिमा के वकील से कल मिलकर आपको आगे की बात बताती हूँ। अगले दिन अपने वकील के साथ एक 30-31 साल की सीधी साधी प्रतिमा सफ़ेद लखनवी सूट पहने सर झुकाए बैठी थी। कुमुद ने सोचा, मुझ जैसी तो बिल्कुल नहीं है। फिर अपने इस ख्याल पर खुद ही हैरान हो गई। हालात एक से ना होने पर शक्लें थोड़ी मिलने लगती हैं। कुमुद ने उससे कहा, देखिए आपके पास कोई कागजात नहीं है, कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, चंद फोटो और आपकी जुबां बस। कोर्ट सिर्फ इनसे आपकी कहानी को सच नहीं मानेगी। बेहतर होगा अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। सभी का खर्चा और वक्त दोनों ही बचेंगे। उसका वकील बोल रहा था, सारा ऑफिस गवाह है इन दोनों के रिश्ते का। उनके हाथ की लिखी चिट्ठियां भी है। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा लेंगे। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि प्रतिमा उनकी प्रेयसी है और दोनों का एक बेटा भी है। अपने गोद में रखे अपने हाथ को चुपचाप देखती प्रतिमा ने नज़र उठाकर देखा और बोली, डीएनए टेस्ट करा लीजिए मेरे बेटे का। उससे बड़ा सबूत तो नहीं चाहिए कोर्ट को। देखिए, उनकी पत्नी आपको 2 लाख देने को तैयार है, पर इससे ज़्यादा नहीं।
बदले में आपको कागज़ साइन करने पड़ेंगे कि इसके बाद आपको या आपके बेटे का उनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। प्रतिमा को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया है। आपको लगता है कि मैं चंद पैसों के लिए ये केस लड़ रही हूँ? इतनी तो उनकी 1 महीने की तनख्वाह थी। मुझे मेरे बेटे का जायज़ हक चाहिए। मैं उसे किसी शर्मनाक गलती की तरह ढकना नहीं चाहती। हमारा रिश्ता चाहे कानूनी ना हो, पर थे तो वो इसके पिता। उस औरत से वास्ता नहीं रखूंगी, पर उन्हें ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये भी उसी बाप का बेटा है जिससे उनके बच्चे हैं। कागज़ समेटकर उठते हुए कुमुद ने कहा, आप सोचकर बता दीजिए, मेरा मुवक्किल इससे ज़्यादा नहीं देगा। प्रतिमा बोली, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये ऑफ़र मंजूर नहीं है। मन में कुमुद सोच रही थी, ठीक ही तो है, पर मैं अपने क्लाइंट से ज़्यादा अपोजिंग पार्टी के लिए हमदर्दी क्यों महसूस कर रही हूँ। रात भर कुमुद करवटें बदलती रही, पर उसे नींद नहीं आई। याद कर रही थी कि कैसे उसके माता पिता ने पूरा विश्वास करके उसे अपनी पढ़ाई और फिर प्रैक्टिस के लिए मुंबई भेज दिया था। उन्हें नहीं पता था कि कुमुद के पिछले 5 साल से रवि के साथ संबंध थे और रवि उसे कहता था कि जल्द ही वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और कुमुद से शादी करेगा। कुमुद ने उसकी पत्नी और बच्चों को कभी नहीं देखा था, पर अब उनके बारे में सोच रही थी। इस केस ने उसे झकझोर दिया था। पत्नी का दुख उसे साफ दिख रहा था। जिस पति के साथ उसने इतने साल बिताए थे, जिसके बच्चों की वो माँ थी, जिसका उसकी आंखों ने बरसों इंतज़ार किया था, उसका दिल आज कितना दुखी था ये सोचकर कि वो तो उस आदमी को पूरी तरह जानती भी नहीं थी। पर अभी भी अपना भरोसा टूटने से ज़्यादा उसे इस बात की परवाह थी कि वो आदमी अपने बच्चों की नज़र में ना गिरे। वो उसी आदमी के नाजायज़ रिश्ते को अपने बच्चों से छुपाना चाहती थी, जिसने जीते जी उसकी भावनाओं की कदर नहीं की थी। वो मरने के बाद भी उसका नाम नहीं खराब होने देना चाहती थी। प्रतिमा के वकील का फ़ोन आया कि वो मिलना चाहती थी। जब कुमुद पहुंची तो वकील ने कहा, हमें ऑफ़र मंजूर नहीं है। प्रतिमा नज़रें झुकाए चुप बैठी थी। कुमुद ने उससे पूछा, क्या हुआ? प्रतिमा बोली, मैं ये डील नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो? पता नहीं। उसके वकील ने बीच में बोलने की कोशिश की तो कुमुद ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और ऊंची आवाज़ में प्रतिमा से बोली, क्या चाहती हो फिर? पता नहीं, कहा ना। प्रतिमा ने भी ऊंची आवाज़ में जवाब दिया। उसका थका हुआ उदास चेहरा देखकर कुमुद को पता नहीं क्या हुआ। वो खुद को रोक नहीं पाई। आवाज़ और ऊंची करके बोली, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें उनके साथ कुछ साल और चाहिए। तुम्हें अपने नाम के आगे उनके सरनेम का हक चाहिए। तुम्हें अपने बच्चों के हर बर्थडे पर उन्हें वहाँ साथ खड़ा देखना है। तुम्हें अपने ऑफिस, अपनी रिश्तेदारी में उनके साथ बिना किसी अपराध बोध के हक और इज्जत के साथ उनके साथ खड़े होना है। तुम्हें अपने बेटे के लिए अपने बाप का जायज़ हक चाहिए। उस हिस्से में से हिस्सा चाहिए जो वो उसे देकर नहीं गए। बोलते बोलते कुमुद का गला भराया और प्रतिमा भी फूट फूट कर रोने लगी। वकील चुपचाप देख रहा था। यहाँ केस नहीं, कुछ और ही चल रहा था। कुमुद की आंखें भी भरी हुई थी। वो एक वकील की तरह नहीं, एक औरत की तरह बोल रही थी। टेबल के उस पार जाकर प्रतिमा की पास वाली कुर्सी पर बैठकर उसने प्रतिमा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और धीमी आवाज में बोली, मैं तुम्हें कुछ 1 लाख तो दिलवा सकती हूँ, पर जो तुम्हें चाहिए वो अब तुम्हें कोई नहीं दिलवा सकता। उसे टिश्यू देकर कुमुद ने दूसरे टिश्यू से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसे पानी का गिलास दिया। सामने खड़े वकील से बोली, आपकी क्लाइंट की जो डिमांड है उसे तैयार कर लीजिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं इन्हें दिलवाने की कोशिश करूंगी। बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी आज कुमुद। इतने केस लड़े थे पर इतनी इमोशनल तो कभी नहीं हुई थी। आज क्या हो गया था उसे? कहीं प्रतिमा के लाचार आंसुओं से उसे अपना भविष्य तो नहीं दिख रहा था। जब सुलोचना को पता चला कि प्रतिमा 2 लाख में नहीं मान रही, उसे और पैसे चाहिए, तो बोली, तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, उनसे थोड़ी था। मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगी उसे। कुमुद बोली, ऐसा नहीं है,
वो भी बहुत प्यार करती है उनसे। आपके पति भी उतने ही गुनहगार हैं जितनी वो। दूसरी औरत की कोई पहचान नहीं होती। वो अपने लिए नहीं, अपने पति के बेटे के लिए हक मांग रही है। जैसे आप अपने बच्चों को विरासत में उनके पिता की अच्छी छवि देना चाहते हैं, वो अपने बेटे को उसके पिता का कुछ हिस्सा देना चाहती है। आगे आपकी मर्जी। कानूनी तौर पर आपका केस स्ट्रांग है, पर अगर इंसानी तौर पर आप उसे कुछ देना चाहती हैं, अपने पति की जिम्मेदारी का कुछ चुकता करना चाहती हैं, तो ठीक रहेगा। मैं आपके वकील होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते आपको ये राय दे रही हूँ। आगे जो आप चाहते हैं वही होगा। सुलोचना बोली, इतना आसान नहीं है, बहुत उलझा हुआ है सब कुछ। जो रिश्ता ही उलझा हुआ है उसके साथ तो उलझने ही होंगी। सुलोचना चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं उससे मिलना चाहती हूँ एक बार। कुमुद के ऑफिस में सुलोचना प्रतिमा का इंतज़ार कर रही थी। कह रही थी, कभी नहीं सोचा था मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। कॉलेज से ही पता था किससे शादी करनी है, फिर शादी के बाद भी पत्नी और माँ बनकर रही। पर आज वो सब कुछ झूठ लगता है। अपना जीवन, अपना पति, अपनी शादी सब एक मजाक लगता है। सारी उम्र एक अच्छी पत्नी के सारे फ़र्ज़ निभाए हैं मैंने। खासकर साफ सफाई का काम मेरा ही रहा। उनके कपड़ों में, घर में, यहाँ तक कि रिश्तों में भी वो बस कूड़ा फैलाकर निकल जाते थे, कभी हरकतों से, कभी लफ्ज़ों से। मेरा काम होता था उनके पीछे से कभी सुलह का, कभी सफाई का। कुमुद सुलोचना के पास आकर बैठ गई। उनसे ये भूल हुई थी, उनकी गलती थी। अपने दिल पर काबू नहीं रहा, इसलिए रिश्ता बना बैठे। सुलोचना भावुक हो गई थी। दिल की भी तो एक मर्यादा होनी चाहिए ना। जिस रिश्ते की शुरुआत ही किसी आंसुओं से हो, वो खुशी कैसे दे सकता है? जब रास्ता ही गलत है तो उस पे चलकर मंजिल कैसे सही मिल सकती है? कुमुद बोली, एक वकील नहीं, पर एक औरत होने के नाते कहूँगी कि आप उन्हें माफ़ कर दें। आप उनकी विहता हैं और हमेशा रहेंगी। आपके नाम के आगे उनका नाम रहेगा। समाज आपके बच्चों को ही उनका कानूनी वारिस मानेगा। आपका ओहदा बहुत ऊंचा है। उस ऊंची सोच से उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसकी इस सब में कोई गलती नहीं है। सुलोचना कोई जवाब देती इससे पहले ही प्रतिमा और उसके वकील कमरे में आ गए। टेबल की एक तरफ सुलोचना और कुमुद बैठे थे और दूसरी तरफ प्रतिमा और उसका वकील। प्रतिमा सिर झुकाए बैठी थी और सुलोचना उसे गौर से देख रही थी। शायद उसे समझने की कोशिश कर रही थी कि कैसे दिखती थी वो औरत जिसने उस आदमी का प्यार बांटने की कोशिश की थी, जिस पर सिर्फ उसका हक था। किसी और के पति से रिश्ता बनाने वाली आज के ज़माने की राधा ने आखिर क्या सोचकर इस रिश्ते को कायम किया होगा? पर सामने बैठी अपने से लगभग 20 साल छोटी उस औरत के उदास चेहरे और आंसू से भरी हुई आंखों से उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सब चुप बैठे थे। फिर कुमुद ने वकील से पूछा, आपकी मुवक्किल ने क्या सोचा है? वकील के बोलने से पहले ही सुलोचना बोली, पहले मैं इन्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या सोचा है। सब सकपका गए। कुमुद को लगने लगा शायद दोनों को एक कमरे में आमने सामने बिठाकर उससे कोई गलती हो गई थी। अगर यहाँ लड़ाई हो गई तो बात बिगड़ जाने की संभावना ज़्यादा थी, और फिर ऐसे पेचीदे रिश्तों के मामले भला कोर्ट कचहरी में कहाँ सुलझ सकते थे। सुलोचना कह रही थी, तुम्हारा उनसे जो भी रिश्ता था उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन तुम्हारा बेटा भी है। बड़ों की गलतियों की सज़ा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे बेटे के नाम से एक ट्रस्ट फंड बनाऊंगी, जिसमें इनके प्रोविडेंट फंड का आधा पैसा डाल दूंगी, जिसे सिर्फ उसकी पढ़ाई के लिए काम में लिया जाएगा, और जिसका बाकी पैसा उसे 21 साल का होने पर मिलेगा। अगर इससे पहले हम दोनों को कुछ हो जाता है तो मेरा बड़ा बेटा उसका लीगल गार्जियन बनेगा। मैं बच्चों से इस बारे में बात कर लूँगी। वो उसकी, क्या नाम है बच्चे का? प्रतिमा ने धीरे से जवाब दिया, जतिन। सुलोचना बोली, मेरे बच्चे जतिन की असलियत को नहीं नकारेंगे। कमरे में सन्नाटा था।
किसी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सिर्फ प्रतिमा की सुबकियों की आवाज़ आ रही थी। कुमुद और वकील को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। सुलोचना ने कुमुद की तरफ देखकर कहा, अगर इन्हें यह डील मंजूर है तो कागज़ तैयार करा दीजिए, मैं उन पर साइन कर दूंगी। कहकर सुलोचना चली गई। कुमुद ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। यह कैसी पत्नी थी। जिस औरत को वो अपना अपराधी मानती थी, उसे उसकी मांग से कहीं ज़्यादा पैसे बिना मांगे ही दे रही थी। पत्नी धर्म की जिम्मेदारी का ये एक अनोखा ही रूप था। दोनों के जाने के बाद कुमुद बहुत देर तक ख्यालों में खोई रही। सोच रही थी अपनी ज़िंदगी और रवि के और अपने रिश्तों के बारे में, अवैध रिश्तों के बारे में। आखिर समाज और कानून के नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर दिल चाहे नियमों को माने या नहीं, दिल पर अपना ही तो दिल है, और मर्यादा तो दिल को भी माननी चाहिए। जिस रिश्ते की शुरुआत ही किसी आंसुओं से हो, वो खुशी कैसे दे सकता है? जब रास्ता ही गलत है तो उस पर चलकर मंजिल कैसे सही मिल सकती है? रवि से रिश्ता खत्म करने का समय आ गया था। कुमुद ने फैसला कर लिया। फ़ोन मिलाया। माँ, मैं घर आ रही हूँ। आप कौन सा लड़का पसंद करके आई हैं मेरे लिए? बताइए कब चलना है? बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।